फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार हे मन कुल तो मौला हे मन कुल। चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपका कॉन्सर्ट मैंने रिसेंटली सुना था विंडमिल में, बेंगलोर में, और वो शायद मेरी रीसेंट टाइम का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था कॉन्सर्ट में। और मुझे याद है कि 2-3 दिन में उसी मदहोशी में रहा उस कॉन्सर्ट की। तो सबसे पहले, लेकिन वो हो गया था कि एंड में आप वंस मोर पे वो एक रह गया था, एक गाना उस टाइम पे कि एक और होना चाहिए था। तो वो वाला एक्सपीरियंस था। लेकिन मेरा पहला सवाल तो बहुत ही क्लीशे और नॉर्मल सवाल होगा, जो कि उसमें है कि आपकी संगीत में रुचि किस तरह से हुई। परंतु मुझे पता है, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, उसके पीछे जो आपकी कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और अनयूजुअल है। तो उससे पहले अगर आप कोई कुछ हमें सुना दें तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक शुरुआत हो जाएगी इस पॉडकास्ट की। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस कुर्सी पे नवाजा है। शुक्रिया। क्या सुनेंगे आप अपने हिसाब से। रे मन मस्त हो तू दीवाने हो मन मस्त हो तू दीवाने हो मारा के वरद खाने ओ मन मस्त आहे रे मन मस्त आहे रे मन मस्त हो तू दीवाने। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा समझाएंगे? फरमाते हैं, जी। मन मस्त तू दीवाने, मैं भी मस्त हो गया हूँ और तू भी दीवाना हो गया है। मारा के बरत खाने, अब हमको घर कौन छोड़ेगा। सदबार तुरा गुफ्तम, मैंने तुझसे 100 बार कहा, कमजन 2 से पैमाने कि 2-3 प्याले कम पिला। ये रूमी फरमाते हैं। जी। और जो कव्वाली के जो लिरिक्स होते हैं उसके लिए भी एक मेरा सवाल था कि ज़्यादातर लिरिक्स किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं कव्वाली के अंदर, किस पर्टिकुलर फीलिंग से रिलेटेड होते हैं? इबादत है, किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे एक कलाम में जो है मौलवी हैदर हसन साहब ने एक वो पढ़ा, एक कलाम पढ़ रहे थे तो उसके बीच में एक शेर आता है कि काफिर इश्क हूँ मैं, बंदा इस्लाम नहीं। काफिर इश्क हूँ मैं, बंदा इस्लाम नहीं, बुत परस्ती के सिवा और मुझे काम नहीं। अच्छा। तो इबादत है, किसी भी रूप में हो सकती है। आप किसी को भी अपना इश्क मान के आप बस ही न्यौछावर हो जाइए। समर्पण। समर्पण है पूरी तरह से। तो आपने संगीत में समर्पण किस तरह से किया, जो कि मेरा पहला सवाल था कि किस तरह से एक बड़ा इंटरेस्ट, एक फ़नी स्टोरी मैं सुनाता हूँ कि संगीत एक तो इंडिया में इतना टैबू माना जाता है कि कोई संगीत बजाना चाहता है तो पहले से या तो उसका गिटार तोड़ देते हैं या फिर उसका कोई इक्विपमेंट तोड़ दिया जाता है। मेरे पापा भी बीच में करने लग संगीत शुरू उन्होंने जब किया, मतलब आमेचर तरीके से कर रहे थे, तो बड़े परेशान हो गए घर वाले, बोले सुबह सुबह संगीत हमको सुना रहा है। तो संगीत एक्चुअली पता नहीं क्यों इंडिया के अंदर फैमिलीज़ के अंदर, मिडिल क्लास इनफैक्ट जो फैमिलीज़ होती है उसमें संगीत, आपको बोलो कि संगीत मुझे सीखना है या संगीत उसमें जाना है तो वो बड़ा उसकी लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, बोला नहीं नहीं ये नहीं करने देंगे। तो आपका इस तरह से किस तरह का सफ़र रहा? आपने गिटार का जिक्र किया, मैंने कई सारी बांसुरियाँ गंवाई हैं अपनी। बांसुरी तोड़ दी? बांसुरी तो बजाने देते ना, गिटार तो सोचते हैं कि नहीं, और मैं वेस्टर्न ठीक ठाक बजा लेता बांसुरी तो इंडियन है ठीक ठाक बजा लेता था अच्छा। उसके बावजूद। लेकिन जब बजाता था तो फिर दिन भर बजाता था, उस सर दर्द हो जाती थी सबकी। आपका अपना अनुभव किस तरह का था? मैंने 5.5-6 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था, लेकिन 2000 खुद से गा रहे थे, मतलब बिना ट्रेनिंग के? जी, 2010 तक मैंने केवल उत्तराखंड का फोक गाया, और उसके बाद मैं
फिर 2010 के बाद जो है कवाली, जब खान साहब को सुना, यूं नक्श हुआ आँख की पुतली में वो चेहरा, फिर हमने किसी और की सूरत नहीं देखी। अब कौन सा गाना था वो? सानू एक पल चैन ना आए, अरे रे, 5 मिनट वाला जो वर्जन। अच्छा। उस वक्त तो होता क्या था ना कि कोई छोटी मोटी भी अगर सरगम ले ले तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी। और वो 5 मिनट वाले वर्जन में खान साहब ने सिर्फ 2 ही लाइनें गाई हैं। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, साडा कलियां जी नहीं लगदा सजना तेरे बिना, इसके अलावा कोई उसके सिवा सिर्फ सरगम है पूरे उसमें। मैं कहा ये कौन है? मैं नाम से वाकिफ़ नहीं था। राहत साहब को जानता था, राहत फ़तेह अली खान साहब को। तो खान साहब से जो मेरा जो तारुफ करवाया, मेरे कज़न हैं, उन्होंने मुझे वो खान साहब वाला वो सुनाया था। तो ऐसे करके फिर उनको सुनना शुरू किया वहाँ से। और मुझे मालूम भी नहीं था, मुझे इंटरनेट चलाना भी नहीं आता था तब तक। और जब बाद में जब देखा खान साहब जो हैं वो उनकी वफ़ात हो गई थी 97 में, मेरी मिलने की इच्छा थी ना। मैंने सोचा था मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं मिलूंगा ज़रूर एक बार। मतलब इतना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस था एक गाने से, लाइक लाइफ चेंजिंग मोमेंट एक तरह का। पागल बना दिया उन्होंने। फिर आपको वो कैसे कि मैं इस विधा को सीखूंगा और उनके गानों को स्पेशली एक बेस बना के मैं कहा करना है तो सिर्फ अब इसके बाद में जो है मैं कवाली करनी है। मैं खुदा के लिए बाद में गाता हूँ, मैं खान साहब के लिए गाता हूँ, मैं उनको तस्वुर करता हूँ। तो इसका सीखने का किस तरह से प्रोसेस रहा और क्या होता है सीखने का प्रोसेस? मोबाइल में गाने भरवाइए, तब तो चिप हुआ करती थी। गाने सुनते रहिए, कोशिश कीजिए जो उर्दू समझ में नहीं भी आ रही है अपने मन से उर्दू बनाइए और लिख डालिए उसको। अच्छा। मैं एक बहुत ही मज़ेदार वाक़या है। मेरी डायरी में आज तक लिखा हुआ है वो, मैंने अब जाके उसको मैंने करेक्ट किया था। तुम ही गोरख धंधा हो, ये पूरा मैंने उसमें जो नज़्म उतारा, पूरा कलाम उतारा डायरी में, जितना समझ में आया 2012 में। मतलब मैं सुनना सीखना समझना जब शुरू कर रहा था, तुम्हें गोरख धंधा हो भी सुनी हुई, मैंने सोचा इसको लिखते हैं खुद के स्टाइल में। नहीं जो हाँ जो मैं तो वो खान साहब जितने बार रिपीट करते थे उनका कोरस जितने बार रिपीट करता था, इंटू 8 इंटू 2 ये ऐसे करके हर लाइन के आगे ऐसे लिखा होता था, कौन सी लाइन ऊंची कौन सी लाइन नीचे सब लिखा हुआ। तो उसमें एक जगह है, जुस्तजू लेके तुम्हारी जो चले कैस कोई है, वो मजनू का असली नाम कैस था। तो मैंने उसको क्या समझ में आया पता है मेरे को, वो पूरी लाइन है, जुस्तजू लेके तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। तो मैंने लिखा था, जिसके चूल्हे में तुम्हारी जो जले गैस कोई। समझ ही नहीं आया, मैंने कैस नाम नहीं सुना हुआ था। जो जुस्तजू मेरे लिए वो शब्द भी नया था। मेरे ख़ानदान में कव्वाली, और इनफैक्ट आप जहाँ से आते वहाँ पे भी लैंग्वेज उर्दू कोई ज़्यादा बोलते नहीं होंगे मेरे हिसाब से। उत्तराखंड जो है वो देवभूमि बोलते हैं, वो मतलब बिल्कुल हार्डकोर वो हिंदुइज्म से भरपूर वो साइड लोग से। तो कव्वाली में जो कौ के नीचे नुक्ता लगता है ना, काफ जो है काफ हलक का, उन किसी को वहाँ नुक्ते के बारे में नहीं मालूम मेरे पूरे ख़ानदान में। तो मैंने लिखा था, जिसके चूल्हे में तुम्हारी जो जले गैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। तो इन्हें गलतियाँ करते करते आपने धीरे धीरे सीखा। हाँ वो बहुत ज़रूरी पहलू है। नुसरत साहब का मैंने सबसे पहला मैं याद करने की कोशिश कर रहा, कौन सा सुना था, आफरीन आफरीन, चैनल वी पे आता था वो गाना, जावेद अख्तर और लीज़ा रे के साथ। हाँ संगम उस टाइम पे चलते थे इस तरह के। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर मैंने सुना वो वाला कॉलेज टाइम में, थोड़े अल्कोहलिक डेज के अंदर हल्का हल्का सुरूर है। तो उन्होंने किसी और चीज़ के लिए गाया हुआ, हमने कुछ और समझ लिया। मैंने तो एक वीडियो ये भी देखा था कि एक सज्जन थे
जो है हाँ। उन्होंने इस पे म्यूज़िक वीडियो किया हुआ है और गाड़ी के पीछे पूरा बार खोल रखा है गाड़ी की डिग्गी में। अच्छा। तो वो आजकल काफ़ी सारा होता है ऐसे लेजेंड्स के साथ में। जैसे एक मैंने देखा था, कोई गुड़गांव के थे कोई जाट, जो अपने दारू की बोतल लेके बैठे थे स्कॉर्पियो पे, पीछे ओशो का कोट चल रहा है, एक ही जीवन मिला है तुम्हें, कर लो जितनी मस्ती करनी है। तो वो ग्रेड्स के अंदर हम वही ढूंढते जो हमें ढूंढना है। तो ये इंटरेस्टिंग है। एक मैं आपका वो भी पढ़ रहा था, आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें एक था कि आप 16 साल में घर छोड़ के चले गए थे म्यूज़िक के लिए। उससे मुझे थोड़ा रॉक स्टार जैसी याद आई। रॉक स्टार फिल्म में किस तरह का होता है म्यूजिशियन का। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने नहीं देखी वो रॉकस्टार। लेकिन ये कहानी उस तरह की कि म्यूज़िक पैशन फॉलो करने के लिए काफ़ी सिनेमैटिक नोशन है इसके अंदर भी, लेकिन सिनेमैटिक मेरे हिसाब से होगा नहीं आपके लिए पर्सनली, सुनने में हमें लगता होगा। तो वो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था? वालिद साहब चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, उसमें भी एरोनॉटिकल इंजीनियर। एरोनॉटिकल क्यों? एरोनॉटिकल क्यों स्पेसिफिकली? थे हमारे मतलब नोन थे रिलेशन में ही, उनके बेटे बन गए थे वो। हाँ। पिता की इच्छाएं जागृत हुई, उन्होंने लगा कि जब वो तो ये क्यों नहीं। खैर, तो फिर हारमोनियम दिलवाने की मैंने उनसे ज़िद की थी। मुझे 6 साल हो गए थे उनसे कहते हुए, नहीं दिलवाया, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। घर छोड़ दिया आपने? फिर रहे कहाँ? मैं आया था घर छोड़ के, हल्द्वानी आया था अल्मोड़ा से, कुछ वक्त ननिहाल रहा, फिर उसके बाद एक स्कूल में पढ़ाने लगा, फिर नौकरी छूटी तो फिर सड़कों पे रहा। सड़कों पे? हाँ, वहीं पे उत्तराखंड में? हाँ, वहीं हल्द्वानी में ही, कभी कहीं चलते रहा। अच्छा, उस टाइम पे कर क्या रहे थे आप जब घूम रहे थे? मतलब म्यूजिक की ट्रेन बजा रहे थे, क्या कर रहे थे स्पेशल? तब कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट फ्लोइंग, हाँ, जैसे जा रही है लाइफ। कहीं पे बस फ़ोन चार्ज कर लेता था बस। बट कुछ था ऐसा एम वगैरह लाइफ में कि हाँ भाई चलो ये कुछ स्ट्रगल पीरियड है, उसके बाद कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ मेंटली कुछ था आपका? या कुछ एक इमेज थी कि ये मुझे करना है लाइफ में, और ये उसके पहले के कुछ स्पीड ब्रेकर टाइप के हैं जो कि मुझे सहने? ज़िंदगी मुझे क्या दे रही है, मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे इसके लिए ईमानदार रहना है बस। कला को लेके इसको, हाँ, बस। वो जो दे सो दे चलेगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो है ईमानदार रहना है। इसने सब कुछ दिया है, जो दिया है इसने दिया है ना, बाकी जो देगी ज़िंदगी बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं है मेरी। बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, एक नंबर दिखाना। मैंने सोचा हुआ है कितना चाहिए, और वो भी पता नहीं कब मिल गया नहीं मिला। एम कुछ ऐसा स्पेशल कभी था ही नहीं? अच्छा गाना है, अच्छा करना है, म्यूजिक में अच्छा करना है, दैट्स इट। दुनिया खूबसूरत हो जाए बस। अगर हम उसमें 0.0001% भी अगर अपनी ओर से थोड़ी सी भी मेहनत कर पा रहे हैं, तो सुकून से मरूंगा। तो आपका पहला कॉन्सर्ट का किस तरह का एक्सपीरियंस था, अगर आपको याद हो तो, कि पहली बार ऑडियंस के सामने जब आप परफॉर्म कर रहे थे? कव्वाली, हाँ, कव्वाली हमने पहली बार ऑडियंस के साथ में की थी नैनीताल का विंटर कार्निवाल, नवंबर 2014। शानदार रिस्पांस था वहाँ पे, खुश हो गए थे, हम पे इनामात भी आए। इनाम मतलब ऑडियंस जो देती है। तो एक कुछ सानू इकबल चैन नावे से आपकी पुरानी थोड़ी मेमोरी जुड़ी हुई है, तो थोड़े नॉस्टैल्जिया में चले जाएं अगर आप की इजाज़त हो।
सजना तेरे बिना साडा कलियां जी नहीं लगना साडा कलियां जी नहीं लगना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना सजना तेरे क्या बात है। आप ये जो एक ये बड़ा, एक मैं उनका नाम भूल गया, म्यूजिशियन थे वो, काफ़ी इमोशनल हो गए थे जब डिस्क्राइब कर रहे थे इस चीज़ को कि क्या किस तरह का एक्सपीरियंस होता है जब 5-5 6-6 घंटे हम लोग एक पर्टिकुलर उसके अंदर कॉन्सर्ट में जाते हैं और एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिर उन्होंने बोला मैं उसको देख पाता हूँ वो। साथ फरीदुद्दीन अयाज साहब का जिक्र। हाँ हाँ हाँ। तो शायद गुफ्तगू में थे, वो गुफ्तगू में वो बताते बताते, तो ये किस तरह का अनुभव आपको पर्सनली, हमें तो किस तरह का अनुभव होता है वो तो बहुत ही शानदार है, बट हम तो एक सेकंड हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं आपकी खुशी का, या आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका। तो आपको पर्सनली जब उस ट्रांस में होते हैं 5-6 घंटे की, या फिर कहीं पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल किस तरह का अनुभव होता है? खान साहब ये कहते थे, एक इंटरव्यू में मैंने ये सुना था, मेरी महसूसियत में फिर बताऊंगा। खान साहब ने ये कहा था कि फ़नकार के अंदर का एक फ़नकार होता है, पहले उसको खुश करना होता है। अंदर का फ़नकार खुश हो गया तो तब आप जो महसूस कर रहे होते हो, आपके अंदर का जो फ़नकार जो महसूस कर रहा होता है, वो इस सामने ऑडियंस तक पहुंचता है, वो ऑडियंस भी वही महसूस कर रही होती है। पहले खुद में, मतलब जैसे वही फरीदुद्दीन अयाज साहब ने जो है उसका इतना खूबसूरत मायना बताया, वो तो एनसाइक्लोपीडिया है। मेरा पिया घर आया हुलालनी, कोई वो बाहर से शख्स दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं आ रहा है, मैं आज खुद से मिल गया हूँ। अच्छा, मेरा मिलन आज खुद से हुआ है, वो मेरा पिया घर आया है। आप जब अपनी रूह से मिल जाते हैं ना जिस वक्त, फिर जो आप हो रहे होते हैं वो सामने दिख जाता है। उस वक्त तो पता ही नहीं चलता है ना कि जब कभी कोई कलाम पढ़ रहे होते हैं, कोई कुछ गा रहे होते हैं, कोई पर्टिकुलर धुन ऐसी बन जाती है या अचानक से क्लिक होता है, कुछ ऐसा निकल के आ जाता है उस वक्त, फिर उसी में खेलते रहना है, खेलते रहना है, खेलते रहना है, खेलते रहना है ना। वो आप लिरिक्स को कितना समझ रहे हैं और आपके अपने भाव उसके लिए क्या हैं, आपकी ज़िंदगी उन लिरिक्स के साथ में आपकी ज़िंदगी कैसे कनेक्ट करती है, वो फिर ये फिल्म के अंदर, जैसे मैं खुद सिनेमा का स्टूडेंट हूँ तो उसमें बहुत होता है, आर्ट फिल्म स्पेशली जो होती हैं, कि ये आप एक छोटी सी उसको पकड़ो, स्पेस को पकड़ो, कैरेक्टर छोटा सा उसको पकड़ो, और थॉट भी इतने नहीं कि बहुत सारे हैं, आप एक थॉट को ले रहे हो बस, और उसको देखो कितना खोल रहे हो, 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 एक सिंपल थॉट को। एक मैंने पॉडकास्ट में बोला, बड़ा मेरे को क्योंकि वो कोट बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली, कि स्टे वेयर यू आर एंड डिग डीपर। एक फिल्म मेकर है, उनका कोट है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो और उसी को खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो। तो ये जैसे आपने बोला कि नुसरत साहब के पास सिर्फ 2-3 लाइन थी और उसी को उन्होंने इलोंगेटेड, जो बोलते हैं इलोंगेटेड फॉर्म, कि वो उन्होंने किया 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 किया। तो ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर। दूसरी चीज़ में, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ में घुसते रहते हैं, फिर धीरे धीरे जो है जब वापस, मतलब वो मेरे साथ में ऐसा होता है कि मैं इमेजिन करता हूँ खुद को पीछे से ऐसे टपली मार अच्छा, कि अब बाहर आया तो कलाम इससे आगे भी निकलना है, वक्त बहुत हो रहा है। अच्छा। वरना तो 1-1 1.5 घंटा पता नहीं कितना उसमें चले जाए, मज़ा आ जाता है। एक आर्टिस्ट के लिए कदरदानों की बहुत ज़रूरत होती है। तो इंडिया के अंदर जैसे इस टाइम के अंदर जैसे कई फॉर्म के कदरदानों की थोड़ी सी डिमिनिश हो रही हैं, ऐसा मुझे शायद लगता है, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली मैं अपना बता रहा हूँ।
तो आज के टाइम में जैसे कव्वाली की जो जो ऑडियंस है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि इंडिया के अंदर हैं उतने कदरदान उस तरह के हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं जो कि आपको लगा कि नहीं यार यहाँ पे तो ऑडियंस बड़ी मतलब कुछ समझ ही नहीं रही आर्ट को, या फिर आपके एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव इस मामले में ज़्यादा हैं कि जहाँ पे लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट में ज़्यादा हैं? देखिए, हमको बेंगलोर में जो है वहाँ की जैसी ऑडियंस, बेंगलोर की जैसी ऑडियंस कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली। हालांकि बेंगलोर की जो ऑडियंस है वो पता नहीं खुद में बेंगलोर की इतनी है, बट वहाँ का जो क्राउड है इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। वहाँ पे है कला को लेकर समझने की और कदरदानों की। बेंगलोर में मैंने देखा है, मेरा भी कोई वहाँ पे इवेंट होता है तो वो एक अलग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट। और ख़राब एक्सपीरियंसेस में क्या बोलूँ, कभी हमने यहाँ दिल्ली में क्लब्स में भी बजाया है, तो हमने 2-3 कलाम पढ़ लिए, सब आपस में बातचीत में लगे हुए थे। फिर उसके बाद जब हमने मतलब फिर ये समझिए कि 1/3 सेट हमने निकाल दिया था, बाकी का बचा है। उसके बाद में फिर डिमांड्स आने लगी, जी ये भी गा दीजिए, ये भी गा। हमने कहा ये हम गा चुके हैं, आपका ध्यान नहीं था। अच्छा, वो इतने खोए हुए हैं कि उन्होंने गाना नहीं सुना। और उसके बाद में सुना तो फिर ठीक है, तवज्जो दी, फिर हमने ख़त्म ही कर दिया। बट ये बड़ा मुश्किल है क्लब्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली लोग अपने पर्सनल इंजॉयमेंट दोस्तों से बात करने हमारे के लिए पास आते में हैं। केवल 3 साज हैं, एक हारमोनियम है, तबला है और ताली है। इसके सिवा कोई और इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, इसमें से 3 ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ताली को आप इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे। हाँ, मतलब ऑब्वियसली दो ही होते हैं, मतलब 3 एलिमेंट होते हैं। हाँ। तो काफ़ी लो बजट। हाँ, अभी इस उसमें जो है इस दौर में, और जो मिड एज क्राउड है ना, उनको इसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूथ फिर भी कैच कर रहे हैं। इस चीज़ में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों की दिनचर्या जानने में, स्पेशली कलाकार की। तो आपकी दिनचर्या किस तरह की होती है? क्योंकि बोलते हैं कलाकार को इस तरह से जीना चाहिए, इस तरह से जीना चाहिए। तो मैं बड़ा क्यूरियस रहता हूँ कि हर कलाकार किस तरह से जीता है डे टू डे। सब कुछ तो नहीं बता सकता। चलो आप 10% वो हटा दीजिए। ठीक है, उठते हैं, नित्य कर्म, उसके बाद क्या चीज़? उठने के बाद नित्य कर्म। क्या होता है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, गॉट इट, नित्य कर्म, कर्म कर्म कर्म, ओके, वही वॉशरूम। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कुछ बहुत कोई नीति और ऐसा कुछ योगिक क्रिया कुछ होगी, मैं तो ये मुझे तो ये लगा वो नीति होती है ना वो नेजल। तो अच्छा, ओके। सिंगर का। उसके बाद में चाय पीना, हाँ, हारमोनियम पकड़ना, कुछ किताबें पकड़ना, कुछ अच्छा लगा तो कंपोज करना। मेरे दिन की मैं बहुत ही अजीब सा दिन होता है, या तो फिर मैं घर के अंदर ही होता हूँ, और जब मैं बाहर होता हूँ तो फिर मैं बाहर ही होता हूँ। मुझे बाइकिंग का बड़ा शौक है, बाइक राइडिंग का, हाँ। और मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। हल्द्वानी मैदानी इलाका है, पकड़ो सीधे निकल जाओ पहाड़ों की ओर, खान साहब लगाओ कान में। पूरा दिन सुनते हो आप नुसरत साहब को? हाँ, लगभग मैं उन्हीं को सुनता हूँ जितना सुन। अभी भी इतने सालों बाद भी? हाँ, कितना कुछ नया मिलता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अभी एक वो नॉर्वे वाला कॉन्सर्ट निकला उनका, वो वाला, उसमें इतना बढ़िया मोरे मखदूम मोरे साबिर वाला वो कलाम निकला, अभी तो वो तैयार करना है। मतलब उनका इतना खजाना है कि ज़िंदगी निकल जाए। पता नहीं क्या करके गए वो, 50 साल उम्र थी उनकी। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो और चीज़ों के लिए वक्त कैसे देते होंगे, कहाँ, और पूरा वक्त भी दिया उन्होंने। जब भी पाकिस्तान में वो अपने घर पे रहे, अपनी बिटिया के साथ हों या उनकी वाइफ के साथ, पता नहीं कैसे किया है। कुछ मतलब जैसे किसी नॉर्मल एक लिसनर है जिसको शायद कव्वाली इतनी समझ नहीं आती होगी, तो उनको अगर अप्रिशिएट करना है रियल सेंस में, तो ऐसा कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं इसके अंदर जो कि एक लिसनर को भी समझनी होंगी।
ट्रूली अप्रिशिएट करने में, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं? ऑब्वियसली आपके लेवल पे तो नहीं जा सकते, लेकिन एक बेसिक लेवल पे देखने के लिए। थोड़ा सा सवाल आसान करिए। मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं नया हूँ बंदा, ठीक है, मेरे को कव्वाली नहीं समझ में आती कि अच्छी कव्वाली क्या होती है, बुरी क्या होती है। सुनाई तो ऑब्वियसली मुझे मज़ा आता है, तो इसमें अगर मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ जैसे बुरी कव्वाली नहीं होती है, फिर वो छिछोरापन होता हाँ मतलब वो जज उसको जो भी कह दीजिए। तो अगर मैं एक नया हूँ तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये वाला जो है इसके अंदर ये इस तरह की टेक्निकल डिटेल्स हैं जो कि जो उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाती है एज़ कम्पेयर टू ए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसका एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, ऑल दो होता तो काफ़ी सबकॉन्शियस है। लेवल पे ही देखिए है। कव्वाली जो है ना, उसमें एक रवायती चीज़ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि कव्वाली गाते वक्त हमको भी फॉलो करनी पड़ती हैं, और जो कव्वाली सुन रहे हैं उनको भी इतनी समझ रखनी पड़ेगी। कैसे? कव्वाली शुरू होती है हमद से। हमद उसको बोलते हैं, उसके लिए लिखी गई वो लिखे हुए वो कलाम जिसने इस पूरी कायनात को रचा, ठीक है। फिर नात है। नात जो है वो हज़रत मोहम्मद पैगंबर की उनके जो है शान में जो लिखा गया है वो नात है, नबी की शान में जो लिखी गई, ठीक है। फिर इसमें कई सारी चीज़ें हैं, फिर कलाम हैं, सूफियाने कलाम हैं, ठीक है। अब तो गज़लों को भी जो है इसका पार्ट बना इस लिया। अंदाज में गाया जाता है। हम्म। फिर रंग है, चादर है, गुस्ल है, कितने तमाम तरीके हैं कव्वाली के। तो इतनी समझ तो जो है श्रोता को थोड़ी बहुत, वो चाहे पढ़ के हो, अगर यंग है पढ़ के हो, या फिर आजकल सबके पास में फ़ोन है। फ़ोन के अंदर हाँ इजीली समझ में आ हाँ, सकता हाँ, है। ऑल्दो मुझे याद है मैंने एक बार सबसे पहली बार कॉन्सर्ट किया था पुष्कर में, एक ब्लू लोटस फेस्टिवल था वहाँ पे, तो तब मैंने शायद सबसे पहली बार कव्वाली का कॉन्सर्ट सुना, और उसका एक वीडियो भी मैं डाल दूँगा इसमें। किसी ने, मेरे दोस्त ने रिकॉर्ड कर लिया था चुपके से, तो मैं लिटरली ट्रांस में ही था एकदम उसकी, जबकि मुझे कुछ नहीं पता कव्वाली। मैं इस बात में मैं वही चीज़ में, और ये ज़रूरी भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था। जापान में खान साहब गाते थे, उनको कौन सा हमद नात ये सारी चीज़ें मालूम है ना। अब जब हाँ, लेकिन जैसा आपका सवाल था कि कव्वाली को पहली बार सुन रहे हैं तो उसमें कैसे ट्रांस में जाया जा सकता है। अच्छी कव्वाली को सुन लीजिए, आप ट्रांस में चले जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली वही था मेरा, तो वही मैं बताना चाह रहा था कि एक किसी का कोट भी है कि यू कैन, वो पोइट्री के लिए बोलते हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड पोइट्री विदाउट नोइंग व्हाट इट मीन्स। तो वो है, लेकिन एक जैसे सिनेमा के अंदर भी है, तो वो इनिशियल अप्रिसिएशन लेवल पे आपको समझ नहीं आ रहा है किस लिए अप्रिशिएट कर रहे हो, बट कर रहे हो। बट आपकी धीरे धीरे ट्रेनिंग होती है तो समझ में आता है ये शॉट इस तरह से लिया है इसलिए इंटरेस्टिंग है, अच्छा डायरेक्टर का विजन इस तरह का, अच्छा सिनेमेटोग्राफी और रिदम इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब वो सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इनिशियल लेवल पे जैसे आप बोल रहे हैं कि तो आप इजीली उसको समझ सकते हो, तो दूसरे लेवल पे तो मेरा मतलब मन थोड़ा सा अच्छा रख के अगर सुन लें ना, थोड़ा सा मन अच्छा रख के, साफ रख के अगर सुन लें तो वो समझ में आने में कोई देरी नहीं होती है। फिर एक कव्वाली के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन का कितना स्कोप है? जैसे नुसरत साहब ने जब गए थे तो बहुत उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये विधा ही ऐसी है कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। एक उनका गाना था वो, एक मैसिव हार्ट मिक्स, दम मस्त कलंदर का एक मिक्स है, बहुत ही गजब है वो वो एक मिक्स है, लेकिन वो मतलब कव्वाली तो वो गा रहे हैं लेकिन उन्होंने मिक्स इस तरह से बनाया पीछे वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड के साथ। वो खान साहब ने बाद में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए।
हालांकि कुछ यूथ को कुछ समझ में आया और कुछों को नहीं भी आया, बट उन्होंने वो जो है वो एक्सपेरिमेंटल उनका पूरा वैसा था। और ये 90 के बाद में उन्होंने करना शुरू किया, 90 से पहले नहीं किया था, 93-94 के आसपास। बहुत एंड के टाइम पे उन्होंने इनफैक्ट शुरू किया था, 93-94 के जब वेस्ट में, आई थिंक उनका नाम भूल गया मैं एग्जैक्टली नाम क्या था, जिन्होंने सबसे पहली बार डिस्कवर, पीटर, हाँ, तो उन्होंने फिर किया, फिर उसके बाद में वो पूरे वर्ल्ड मैप पे एक तरह से आ गए थे। तो वो जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेकिन इसके अंदर जैसे एक तो कव्वाली और अदर वर्ल्डली का कनेक्शन वो है, लेकिन इसके अंदर क्या पॉलिटिकल थीम्स भी आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। खान साहब ने अफ़गानिस्तान के लिए एक वो एंथम सॉन्ग गाया हुआ था। अच्छा, अफ़गानिस्तान के लिए? हाँ, लो अफ़गानिस्तान करके उन्होंने अफ़गानिस्तान के उसमें गाया। अल्लामा इकबाल ने पॉलिटिकल तो लिखा है, पॉलिटिक्स को खारिज करते हुए भी लिखा है। बिल्कुल गुंजाइश है, और ये हर फनकार का फ़र्ज़ बनता है कि आवाम की आवाज़ को हुकूमत तक अपना, भले ही कोई भी फ़न हो, वो पहुंचाए। और मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि आधार कार्ड हमारा भी होता है, राशन कार्ड हमारा भी होता है, गेहूं का रेट, आटे का रेट हमारे लिए भी उतना ही है ना, सारी चीज़ें। तो बोलने में क्यों शर्माना? क्यों, ये चीज़ मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। नॉर्मली कव्वाली या फिर इस तरह की जो आर्ट फॉर्म है, स्पेशली सूफीज़म की, उसमें मनते आपको दुनिया से लेना देना ही है। वो एक चीज़ याद आ गई। हाँ हाँ, अफ़कार अलवी को सुने हैं आप? नहीं, मुर्शिद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए, उनकी बड़ी फेमस, शायद, मतलब अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। उसमें एक 2 लाइनें पढ़ते हैं वो कि मुर्शिद मैं लड़ ना सका लेकिन चीखता रहा, मुर्शिद मैं लड़ ना सका लेकिन चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। खामोश रह के? खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। मुझे अफसोस नहीं होगा ना कल परसों को मैं अपना चेहरा मैं आईने पे देख पाऊंगा, नज़रें मिला पाऊंगा कि जब सब चुप बैठे थे तो मैंने आवाज़ दी। यही मैं बोलना चाह रहा था कि ये एक लोगों के अंदर ऐसी भ्रांति होती है कि सूफीज़म या फिर इस तरह की कोई आर्ट फॉर्म है वो बिल्कुल डिटैच्ड है, मतलब वर्ल्ड से लेना देना ही नहीं है, दुनियादारी से या फिर पॉलिटिक्स से या फिर क्या चल रहा है, और हम अपनी ही धुन में वो हैं। और ये एक तो इसमें, और दूसरा स्पिरिचुअलिटी जो लोग करते हैं उसका इतना गलत मीनिंग निकाल दिया। इसका मतलब ये निकाल दिया कि एपैथी, एक तरह की एम्पैथी की बजाय कि आप स्पिरिचुअल हैं तो नेगेटिव नहीं लेना, दुनिया से हमें क्या मतलब है, सोसाइटी से हमें कोई नहीं लेना देना, पॉलिटिक्स से नहीं, हम तो बस अपनी धुन। तो वो नहीं है, तो वो मेरे को अच्छा लगा कि आपने समाधि ले लेनी चाहिए और फिर मर ही जाना चाहिए कि आप सोसाइटी पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो आपने अच्छा मेंशन किया। हाँ, सूफी जब जो है ना बोलते हैं कि हमने तो बस उसकी राह में जाना है, हमने उसके लिए करना है, वो दौर कुछ और था साहब। हम 12वीं-13वीं सदी की बात कर रहे हैं, 14वीं सदी की बात कर रहे हैं। उसके बाद में कितने हालात नहीं बदले हैं। गालिब ने लिखा है, हर किसी इन दौर के जितने आप पुराने शायरों के नाम लें सब ने लिखा है। गालिब तो महकश आदमी थे ना, उन्हें भी तो क्या परवाह थी, लेकिन लिखा है। ज़ौक़ को ताना मारा था ना, वो हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, लिखा है गालिब ने। हालांकि बाद में उन्होंने वो मार लिया था, यूटर्न मार लिया था, लेकिन अपनी बात कह गए थे, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो पॉलिटिक्स का एलिमेंट हर आर्ट के अंदर आना एक तरह से ज़रूरी है, हाँ, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल होना चाहिए ये, और ये हर कलाकार का फ़र्ज़ बनता है कि हुकूमत
तक आवाम की बात पहुँचे किसी भी फ़न के माध्यम से। एक मैं आपके वो भी पढ़ रहा था कि आप जिस जिस जगह से आते हैं वहाँ पे एक एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए आपको ज़्यादा फोर्स किया जाता था, किस एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए कि आप वो बजाएं, तो आपने कहा मुझे ये नहीं बजाना। एक इंटरव्यू में मैं आपका देख रहा था, इंस्ट्रूमेंट के लिए था या संगीत का फॉर्म के लिए था? वो फोक म्यूज़िक के लिए था। मैंने ये बोला था कि मैं उत्तराखंड का लोक संगीत हो, मैं उसका ठेकेदार नहीं बनूंगा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। मुझे वो गाने में मज़ा आता है, बात अलग है, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं कब गाना चाहूँ कब नहीं गाना चाहूँ, ठीक है। मैं उसका ठेकेदार नहीं बनूंगा। और जिनको उस संस्कृति को बचाए रखना है वो अपनी औलादों को ये संगीत सिखाएं, वहाँ का लोक संगीत। मरे हुए भैंस की खाल बजाने में पहले तकलीफ होती थी ना लोगों को, अब बजाते हैं कास्ट के चक्कर में। अब सभी बजा रहे हैं, बट पहले ये कम्युनिटी स्पेसिफिक था। ऑब्वियसली। तो मैं उस संस्कृति को नहीं बचाए रखना चाहता जो संस्कृति कास्ट के इस सेटअप को वैसा ही बनाए रखने के लिए आतुर है। वो मेरे से नहीं होएगा। तो उसके भी बहुत रेजिस्टेंस आपने सही एक तरह से कि ये नहीं करना, तो उसके लिए मैं संगीत की तरफ से इसको छोड़ के अपनी एक पाथ तैयार करना है मुझे खुद का। मेरे से जो एक्सपेक्टेड है वो मुझे नहीं करना। एक्सपेक्टेड तो मेरी फैमिली में तो मेरे से कोई चाहते ही नहीं था ना, मैंने बताया आपको। एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। हाँ वो बट म्यूजिक भी करो तो ये फॉर्म करो, हाँ, ये मत करो, वो ना म्यूजिक भी करो तो ये फॉर्म वाली भी बात नहीं थी। तब तो इतने इतने होशो खिरत थोड़ी थे, तब इतना वो नहीं था, इतनी अक्ल नहीं थी ना। तब तो हम जो गाते थे वो गाते थे, उस वक्त ये ख्याल नहीं था मेरा। तो तुरंत ऐसे स्विच हुआ हूँ ना मैं फोक से सीधे वहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने लोक संगीत को नकार देता हूँ, खूबसूरत म्यूज़िक है। इसलिए जो हमारा जो दूसरा जो ग्रुप है, हमारे खाली लिबास बदलते हैं, चेहरे वही रहते हैं, तो उसका नाम है हिमाली मौ। मौ मतलब होता है शहद, हिमाली इज़ हिमाल, मतलब मेरा प्यारा हिमाल। मैं तो ये बोलता हूँ मेरा हिमालय, तो हनी फ्रॉम हिमालयाज। इतना मीठा म्यूज़िक है हमारा, वो गाते हैं हम, लेकिन मर्जी हमारी होती है। आजकल दूसरा हनी सिंह चल रहा है इधर, वो अलग हनी। तो सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक एंड में जाने से पहले अगर आप सबका चहेता हल्का हल्का सरूर बजा दें तो थोड़ा मजा आ जाए। सबसे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब एंड में है तो अब आप पे है, आप कितना भी इसको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी वो मैं पास रहता है, पास रहता है वो दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा है, जब से देखा है उनकी आँखों को, हल्का हल्का सुरूर रहता है। ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया।
ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया कि शराब पीना सिखा दिया तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया शराब कैसी खुमार कैसा ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं पिलाई है किस नजर से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दी आहे तेरा प्यार है मेरी जिंदगी तेरा प्यार है मेरी जिंदगी तेरा प्यार है बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है ना नमाज आती है मुझको ना वुजू आता है सजदा कर लेता हूँ मैं सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है मेरी जिंदगी तेरी याद है मेरी बंदगी जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी ये मेरे जुनून का है मौजिज़ा ये मेरे जुनून का है मौजिज़ा जहाँ अपने सर को झुका दिया वहाँ मैंने काबा बना दिया जहाँ अपने सर को झुका दिया वहाँ मैंने काबा बना दिया मेरे बाद किसको सताओगे मेरे बाद किसको सताओगे मैंने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया फिर कलेजा रख दिया दिल रख दिया सर रख दिया और अर्ज किया के मेरे बाद किसको सताओगे मेरे बाद किसको सताओगे मुझे किस तरह से मिटाओगे कहाँ जाके तीर चलाओगे कहाँ जाके तीर चलाओगे मेरी दोस्ती की बलाएं लो मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो तुम्हें एक कातिल बना दिया मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो तुम्हें एक कातिल बना दिया सारे गमा पदा मा पदा मारे पाला मगर मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो तुम्हें एक कातिल बना दिया ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया क्या बात है। हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप आए और 1-to-1 हमें गाने सुनने का अवसर मिला, हमें भी और हमारी जितनी भी ऑडियंस है उन्हें, और शायद जो लोग अभी तक आपको ना जानते हो उनको एक नए लेजेंड से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा ऑडियंस को भी कि कहीं पे भी अगर इनके शो हैं तो आप चुपचाप भाग के वहाँ पे ले लीजिए, और आजकल आपकी टिकटें भी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है तो वो आप ले लीजिए। इनफैक्ट कहाँ पे मिल सकते हैं अगर टिकट्स वगैरह अवेलेबल, कुछ बोलना हो तो? नहीं मतलब फ्यूचर के लिए अगर टिकट्स देखने रहमत नुसरत के, हाँ रहमत, ओके, तो इनका इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप वो ज़रूर चेक करिए। और थैंक यू सो मच आने के लिए, और मुझे बहुत पर्सनली मज़ा आया इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में। सब खुश रहें। थैंक यू।
So, this was today's episode. If you like us, then consider supporting our work on Patreon, Buy Me a Coffee Recipe, so that we can bring more such conversations to you. Please do check out the description box. Thank you so much for supporting this podcast.